नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट देख रहे थे उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। ए कह रहा है कि उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था। बी कह रहा है कि उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण। सी कह रहा है कि मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का प्रभाव। डी कह रहा है कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो इसका क्या हो जाएगा कि भारतीय मुसलमान जो थे उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी की उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। इन लोगों के अनुसार था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत की महिमा का गुणगान तथा उसका पुनरुत्थान करना था। क्योंकि तिलक वगैरह का जब देखते होंगे कि हमेशा दुर्गा पूजा नहीं, क्या किए थे, गणेश चतुर्दशी, और यही हो गया कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। नेक्स्ट में कह रहा है कि 32 में निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है। ए में है कि आईएन ने सक्रियतावादियों की हत्या। बी में है जालियांवाला बाग का नरसंहार। सी कह रहा है कि महात्मा गांधी को गोली मारा जाना। और डी कह रहा है करजन बाइथ को गोली मारा जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस घटना को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। तो ये बी को किया था कि यानी जलियांवाला बाग का नरसंहार को ही किया था कि ये निवारक हत्या है। कब हुआ था जलियांवाला बाग का नरसंहार? तो 13 अप्रैल 1919। इसी को इन्होंने निवारक हत्या का कहा था, यानी जलियांवाला बाग का नरसंहार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें 33 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ए में है अगस्त प्रसाद, 2 में है आईएनए मुकदमा, 3 में है भारत छोड़ो आंदोलन, और 4 में है रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। तो इसे 1, 2, 3, 4 को क्रम में सजाना है कि पहले कौन होगा उसके बाद। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। उसके बाद आईएनए का मुकदमा, तो ये तो 1945। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा आपका। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह ये कब हुआ? तो बहुत बाद हुआ था, 1946 में। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन यानी 3, उसके बाद आईएनए मुकदमा यानी 2, और उसके बाद रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह यानी 1, 3, 2, 4। हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ए में, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 34 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। ए में है कि आयाती वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। बी कह रहा है कि संविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। सी कह रहा है कि देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। और डी कह रहा है कि सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज्य परिवर्तन संगठित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उग्रवादी विचारधारा को कौन सा निरूपित करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर की संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। उग्रवादियों का हमेशा ये कही कहना रहता है कि जो नरम दल वाले हैं वो हमेशा प्रार्थना और इस पर विश्वास करते हैं, जबकि ये लोग का कहना था कि प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरत है आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जब तक हम लोग उनका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। यही हो गया कि आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, याचिका ये सब करने की बजाय। 34 कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। एक में है कि थियोडर बेक मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। 2 में है इल्बर्टविल रिपन। 3 कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और 4 में है बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग। तो पूछ रहा है कि कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो थियोडर बेक मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो ये तो सही है। इल्बर्टविल हो गया आपका रिपन, ये भी सही था। और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी सही है। जबकि बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से न संबंधित होकर किससे संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्षता किए थे, जैसे 85, 86, 87 में। 85 के बाद ये आपका 87, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, मद्रास अधिवेशन का। यानी कि मुस्लिम लीग से संबंधित न होकर किससे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 4, 4 खत कट जाएगा, तो 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जैसे पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में बम्बई में।
अध्यक्षता किसने किया था? तो बिमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये भी पूछता है, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 86 में हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी में। इसमें बिमेश चंद्र बनर्जी हो गया, दूसरा में प्रथम सिख हो गए। उसके बाद तीसरा अधिवेशन 87 में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने, बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये प्रथम सिख थे। उसके बाद आ जाएगा चौथा 88 में हुआ था इलाहाबाद, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूल ने, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे पहला हो गया बम्बई, पहला हो गया बम्बई, दूसरा हो गया कलकत्ता, तीसरा हो गया मद्रास और चौथा इलाहाबाद। इसको अपना याद कर सकते हैं BCME, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। प्रथम हो गया बिमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा में दादा, तीसरा में बदरुद्दीन तैयबजी और चौथा में जॉर्ज यूल। उसके बाद इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो ये 1890 कभी कभी पूछ देता है कि सर फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद आ जाएगा आपका ये वाला इम्पोर्टेंट है, 1896 कलकत्ता में हुआ था। पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, ये देख सकते हैं जैसे कि 1905 बनारस में हुआ था, उसका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। उसके बाद 6 पूछता है कि कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। 1907 बहुत फेमस है, सूरत अधिवेशन, जिसमें गरम और नरम दल का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लोग भी अलग अलग हो जाते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं जैसे बनारस और गोखले तो B और G, और कलकत्ता C से है और D से दादा, BGCD। यानी बनारस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने और कलकत्ता का दादा भाई नौरोजी ने। सूरत रास बिहारी घोष। इसमें याद कर सकते हैं कि जैसे सूरत में एक दूसरे का सूरत रास नहीं आया था, इसीलिए दोनों में विभाजन हो गया था, गरम नरम दल आपस में बट गए थे। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं, बहुत सारा है अभी। जैसे ये पूछता है कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था, इसकी अध्यक्षता किया था पंडित बिशन नारायण धर ने। 1912 BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार बिहार में हुआ था बांकीपुर में, इसकी अध्यक्षता किए थे RN मधोलकर ने। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे 16 में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता की थी, और इसमें गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं और मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पहली महिला बनती है अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में। इसमें 3 है, जैसे एक 1917 आ जाता है, उसके बाद 8 जोड़ने पे 25, 1925, इसमें देख सकते हैं पहले 17, उसके बाद 1925 और उसके बाद 8 जोड़ने पे 1933। तो इस ये कोलकाता में होता है, 25 में कानपुर में और 33 में, इसको फिर से देख सकते हैं जैसे कि 1916 पूछता है एक, 1916 में कहाँ हुआ था? लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, मुस्लिम लीग से समझौता होता है। उसके बाद आपका आ जाएगा 17 में कहाँ होता है? इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, कलकत्ता में, कलकत्ता एनी बेसेंट। उसके बाद 8 साल बाद फिर से बनती है 1925 में सरोजनी नायडू, ये कानपुर में बनती है, कानपुर सरोजनी नायडू। अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएगा 1925 में कानपुर अधिवेशन में। उसके बाद 8 साल बाद फिर से बनती है 1933 में, कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती है नलिनी सेन गुप्ता, ये भी महिला रहती है, नलिनी सेन गुप्ता। यानी कि 3 बार महिलाएं बनी थी, पहला एनी बेसेंट, फिर सरोजनी नायडू और तीसरा में नलिनी सेन गुप्ता। इसको याद कर सकते हैं कोका कोला, जैसे पहले कोलकाता, फिर का से कानपुर और फिर से कोलकाता, यानी 3 हो गया, 17, 25 और 33। उसके बाद और 1-2 देख लेते हैं, जैसे में हो गया आपका 16 हो गया, 17 हो गया। इसके बाद पूछता है आपका 1919, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1920 में कलकत्ता, लाला लाजपत राय पहली बार, गरम दल के एक ही अध्यक्ष अभी तक बने थे, लाला लाजपत राय, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन के लिए। इसके बाद और कौन सा है? इसमें देख सकते हैं जैसे उसके बाद आ जाएगा 1922 का गया अधिवेशन, CR दास की अध्यक्षता में हुआ था बिहार में।
बिहार के गया में। उसके बाद आ जाइए, सबसे युवा अध्यक्ष पूछता है कब बने थे, दिल्ली में उस अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। पहली बार गांधी जी एक ही बार किए थे 1924 में बेलगांव। उसके बाद 25 में हो गया कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। उसके बाद 26 में गुवाहाटी में हुआ था, श्रीनिवास अयंगर बने थे अध्यक्षता। इसमें कहा गया था कि सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया, कि जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं वो खादी वस्त्र पहनेंगे। इसके बाद एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि 1929 लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद 31 में कराची अधिवेशन, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए थे और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद 33 कलकत्ता, नेली सेन गुप्ता महिला बनी थी। उसके बाद 36 में लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की जाती है। 37 में फैजपुर होता है, जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। उसके बाद दो तीन और है। पहला है कि जैसे यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं कि पहले पूर आता है, फिर पूरा और फिर पूरी। जैसे पूर से हो गया फैजपुर, पूरा से हो गया हरिपुरा, गुजरात में पड़ता है, और पूरी से हो गया त्रिपुरी। तो 37 में फैजपुर का अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू और ये गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन है। 38 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करते हैं। उसके बाद 39 में त्रिपुरी, सुभाष चंद्र बोस। इसी में पहली विवाद होता है पट्टाभी सीतारामैया, जो कि गांधी के प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसी में फिर जब ये जीत जाते हैं तो फिर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं 1939 में ही। 40 में नामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में होता है। 46 में मेरठ, आचार्य JB कृपलानी। पूछता है कि आज़ादी के समय कौन थे, तो JB कृपलानी। उसके बाद 1950 में पूछ देता है कभी कभी, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी यह एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन है, ए कह रहा है लॉर्ड डफरिन का, बी कह रहा है लॉर्ड कर्जन का, सी कह रहा है लॉर्ड लीटन का, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन बोला था कि भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने की है? तो इसका राइट हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कब से कब तक था इसका कार्यकाल? 1899 से लेकर 1905 तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि गदर पार्टी का नेता कौन था? ए में है भगत सिंह, बी में है लाला हरदयाल, सी में है बाल गंगाधर तिलक, और डी में है BD सावरकर। तो गदर पार्टी का नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? पिछले कल भी डिस्कस हुआ था, 1913 में। इसका मुख्यालय कहाँ था गदर पार्टी का? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को USA। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 38 कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। ए में भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, बी में है कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, सी कह रहा है कि जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, डी कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन पड़ी कि बंटवारा होना पड़ा। यानी क्या हो जाएगा कि संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 39 कह रहा है कि 39 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। रीजन कह रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी कि खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। इसमें हुआ क्या था कि जैसे ब्रिटेन जो था वो दूसरे तरफ था और तुर्की दूसरे तरफ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो इसमें ब्रिटेन द्वारा तुर्की के सुल्तान से सभी अधिकार छीन लिए जाने के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जिससे कि भारत के मुस्लिम भी प्रभावित हुए और अंततः उन्होंने गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का खिलाफत कमेटी का गठन किया, उनकी अध्यक्षता में हुआ 1919 में। जिसके कारण क्या हुआ था कि मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया था।
और इसी समय गांधी जी कहते हैं कि ऐसा पहले 100 साल में पहली बार, एक सेकेंड, अर्थात गांधी जी हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के साथ देने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और रीजन कह रहा है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक ही लक्ष्य था कि साम्राज्यवाद यानी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना। तो क्या हो जाएगा कि और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि ए में कह रहा है कि सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। रीजन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। ए में कह रहा है कि ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। ये गलत है। नरम दलियों की भूमिका समाप्त नहीं हुई थी, यद्यपि बंगाल विभाजन के ने नरम दलियों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन नरम दलियों की भूमिका भी बनी रही थी। तो यानी कि ये जैसे ही गलत होगा तो आर सही हो जाएगा और ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया था। सूरत अधिवेशन हम लोग अभी देखे थे कि इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे और इसी में दोनों हट जाते हैं, गर्म नरम दल पृथक हो जाते हैं, जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाके मिलते हैं अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फोर्टी वन कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 ईस्वी में स्वीकृत हो गया था। रीजन कह रहा है कि यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। पूछ रहा है कि कौन सा सही है? ए में है ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी है कि ये गलत है परंतु आर सही है, कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 ईस्वी में स्वीकृत हो गया था। तो ये गलत है। यदि रीजन कह रहा है कि यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। ये तो सही है कि अगर जितना ज़्यादा लोग पढ़े लिख जाते उतना ही ज़्यादा ब्रिटिश का विरोध हो जाता, यानी कि हो जाएगा ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने स्वीकृत कर दिया था। रीजन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे। ए में कह रहा है कि आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बी, कि ए और दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने स्वीकृत कर दिया था। ये सही है। क्रिप्स मिशन ने केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे, तो ये भी सही है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है कि श्वेत लोग सम्मिलित थे इसलिए इसका स्वीकृत किया गया था। इसकी स्वीकृति के पीछे दूसरा रीजन था। इसमें कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा तथा बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन इन लोग का कहना था कांग्रेस का कि पहले ही जो करना है कर लो, बाद में क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए स्वीकृत कर दिया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका बी, कि ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। 43 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। रीजन कह रहा है कि चौरी चौरा में हुई हिंसा इनके आंदोलन को रोके देने का कारण बनी। ए में कह रहा है कि आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है कि ये गलत है परंतु आर सही है। ए में कह रहा है कि गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो ये सही है कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन चौरा चौरी घटना के बाद 1922 में इसको रोक दिया गया, यानी कि ये सही है। रीजन कह रहा है कि चौरी चौरा में हुई हिंसा इनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। तो ये भी सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कि ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो यानी ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 44 कह रहा है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह है। इसमें क्या हो जाएगा? पहला में है विदेश, ए में है, बी में है गृह और सी में है वित्त और डी में है रक्षा। तो
लियाकत अली खां को कौन सा मिला था? तो वित्त विभाग मिला था लियाकत अली खां को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कि सन 1947 में भारतीय इसमें कह रहा है कि सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि उन्हें तब द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। बी कह रहा है कि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। सी कह रहा है कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। डी कह रहा है कि भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी है कि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए इसलिए सहमत हो गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं उससे बचा जा सके। और यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।